हम पढ़े दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के तरह इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ही डिफिकल्टी चांसेस में बना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे पहली जो समस्या इंडिया के पास आई कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री था और डाइवर्स था। वो पहली जो बात आई कि इंडिया वाज अ लार्ज कंट्री एंड इट वाज डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स का मतलब क्या होता है कि विभिन्न तरह के लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, एंड एट दैट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर emerging from status of subject to citizen. The country was born through the partition. आपको मालूम है कि कंट्री का उस समय क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। इंडिया कितने पार्टों में बट गया था, 2 पार्टों में बट गया था। किसके आधार पर विभाजन हुआ था, रिलीजन के आधार पर क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। एंड दिस वाज अ ट्रॉमिक एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस समय जो समस्या थी, सबसे पहली समस्या इंडिया के सामने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या आई कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री था एंड इट वाज डाइवर्स कंट्री। सेकंड पॉइंट वाज कि इंडिया वाज गॉट इंडिपेंडेंस बट इट वाज पार्टीशन्ड एंड इट वाज पार्टीशन्ड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, into two parts, that was India and Pakistan, and India was divided on the basis of religion. ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। फिर कहा जाता है कि जब दोनों साइड में जब पार्टीशन हुआ ना तो लगभग जो था लैक्स ऑफ पीपल दे वर किल्ड ऑन द बॉर्डर। तो जब लोग इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ रहे होंगे और जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे तो उस समय बहुत सारे क्या हो गया, वायलेंस हो गया, लोग मारकाट कर रहे थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या हो रहा था, हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो था वो झगड़ा होना शुरू हो गया था। ठीक है, then the British has to left it to ruler of princely state to decide whether they wanted to merge with India or not. अब दूसरी जो तीसरी समस्या आई और वो आई प्रिंसली स्टेट्स की, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी रियासतें थी, इंडिया एकजुट नहीं था। तो ये समस्या छोड़ गए अंग्रेज लोग और उन्होंने ये बोल दिया कि इन रूलर्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पाकिस्तान में जाओगे या इंडिया में रहोगे। ठीक है, तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम किसके सामने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के सामने ये समस्या थी। ठीक है, एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक सिक्योर, जो जैसे कि आज है। ठीक है, तो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हैड एनेक्सिटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो जिस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, तो उनके सामने क्या समस्या थी, उनके सामने समस्या थी इनसिक्योरिटी की, प्रेजेंट और फ्यूचर में इंडिया का क्या होगा, ऐसी उनके सामने क्या थी, समस्याएं थी। तो क्या समस्याएं थी बच्चों जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इंडियन जो क्या समस्या थी, सबसे पहले क्या था, इंडिया वाज लार्ज एंड डाइवर्स, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं बुक में। सेकंड वाज प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड हो गया था, इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, पाकिस्तान एंड इंडिया में। और उसके अलावा और भी क्या हो रहा था, हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी बच्चों, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे थे तो बॉर्डर्स पे लोगों को मारा जा रहा था। तो इस तरह के रॉयट्स हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या था कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कि ये अब आपकी इच्छा है कि आप इंडिया में ज्वाइन करना चाहोगे या पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहोगे। और इंडियन जो लीडर्स थे वो इनसिक्योर फील कर रहे थे कि भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्यूचर में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कैसा होगा। ये समस्याएं थी किसके समक्ष समस्याएं थी, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष वाली समस्याएं आ रही थी। इज इट क्लियर। अब पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जब बढ़ रहे हैं, इन डिफिकल्टीज के बावजूद भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो लीडर्स थे, उनके सामने बहुत बड़ा एडवांटेज था। सबसे पहले था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कॉन्शियस अबाउट अ डेमोक्रेटिक इंडिया। तो उनके सामने ये समस्या नहीं थी कि इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना है उनको अभी। ठीक है, मच ऑफ द कंसेंसस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको मालूम है कि 1928 में क्या हुआ था, 1928 में ये कहा गया था कि भी सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, सभी को नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, माइनॉरिटी के लिए क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम से इंडिया अभी भी क्या था, बचा हुआ था। ठीक है, मच ऑफ our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was struggle of reventure our country and to transfer our society and politics। तो हमारा जो स्ट्रगल मूवमेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था।
हमारा जो स्ट्रगल मूवमेंट था बहुत स्ट्रांग था, लोगों को बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को वहीं से मिल रही थी, ठीक है, जबकि उधर डिफरेंट था। साउथ अफ्रीका में क्या था, साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने ये बोला था ना कि पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि उनका बहुत अत्याचार हुआ था, दे वर टोटली ऑप्रेस्ड। तो उन्होंने कहा था कि पुरानी बातें भूलकर ये कहा था कि सब एकजुट हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको बहुत सारी चीजें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से मिल चुकी थी, ठीक है, समझ आ गया। There were sharp differences of opinion within a freedom struggle about the path India take after independence. Such a difference exists even today. Yet some basic idea had to come accepted almost. तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक क्या ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। तो यहाँ पे आपको बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। फिर 1931 में कराची रेजोल्यूशन हुआ था, और उन्होंने कराची कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। तो जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि भारत का संविधान कैसा होगा। 1928 में तो क्या हुआ था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया था, और 1931 में क्या हुआ था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू इंक्लूजन इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे बेटा, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे कौन कौन से, 1928 का और 1931 का, इन दोनों डॉक्यूमेंट पहले सबसे पहले अंडरलाइन करो 1928, इन सबको अंडरलाइन करेंगे बेटा। 1928 और 1931, 19 पेज नंबर बताओ, पेज नंबर, यस पेज नंबर 45 पे ही दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। 1931 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स थे इसमें क्या बातें कही गई थी, सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अंडरलाइन करेंगे, इंक्लूजन ऑफ universal adult franchise, then right to freedom and equality, and to protecting the right of minorities। ये तीन बातें थी बेटा इसमें। पहला क्या था बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सेकंड क्या था, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू इंडियन सिटीजन, एंड थर्ड क्या था, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। 10 हम ये देख सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारी बेसिक वैल्यूज थी। आपसे पूछ सकते हैं हमारे संविधान सभा की बेसिक वैल्यूज क्या थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, right to equality and rights to Indian citizens, and third was protection of minority of rights, ठीक है। it was accepted by all the constituent assembly के जितने भी लीडर्स थे उनको उसको एक्सेप्ट कर दिया था। familiarity with political institution of colonial rule also helped to develop an agreement over the constitutional design। the British rule had given voting only to the few, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया में वोटिंग कुछ ही लोगों को दी थी। On the basis of British election held in 1937, British election कब held हुए थे, 1937 में। लेजिस्लेचर इलेक्शंस कब हुए थे बेटा, 1937 में। तो हमारे यहाँ प्रांतीय विधायी चुनाव कब हुए हैं, 1937 में, उसको अंडरलाइन करेंगे। ये फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि कुछ ही को वोट देने का अधिकार था, बट लोगों को लेजिस्लेचर इलेक्शन का क्या मिल चुका था, एक्सपीरियंस मिल चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान बना है उसको बहुत सारी बातें उसको फ्रीडम स्ट्रगल से ही मिल गई है ना, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम, देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, है ना, देन इलेक्शंस के बारे में पता चल गया था, क्योंकि पहले इलेक्शंस कब हुए थे, 1937 में हुए थे, और इन इलेक्शंस में सबको पूरा अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वो कंट्री के लिए क्या रहा, यूजफुल रहा था। इज इट क्लियर। फिर इंडिया एक्ट 1935,
1935 में इंडिया एक्ट बना था, इसको अंडरलाइन करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर यहाँ पे लिखो कि अब हमारे जो लीडर्स थे उनको इंस्पिरेशन मिला था कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मैनी ऑफ लीडर इंस्पायर्ड बाय आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करो बेटा। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर देवर रशियन रेवोल्यूशन से भी। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर बिल राइट्स इन यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो कहाँ कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन से, फिर बिल्स राइट्स ऑफ यूएसए से, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इन चार चीजों से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, ठीक है। उन्हें विरासत में क्या मिला था? 1928 का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, उसमें क्या कहा गया था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देन राइट टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम टू द पीपल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ये तो उनको विरासत में मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर उन्होंने और क्या चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए, फिर रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए, फिर बिल्स ऑफ राइट से इंस्पायर्ड हुए, फिर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म से वो इंस्पायर्ड होकर इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने लगा, ठीक है। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कब बनी है? मैंने आपको बताया। Who then were the makers of Indian Constitution, यानी कि हमारे जो इंडियन संविधान को बनाने वाले थे कौन? You will find here brief sketch of some of the leaders who played the important role in making the constitution. The drafting of document is called constitution. जब कभी भी डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट किया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, which was done by an assembly. तो जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किया जाता है उसको हम संविधान कह रहे हैं, और वो असेंबली के द्वारा किया जाता है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, या उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो क्या बनाते हैं? कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by assembly of elected representatives called the constituent assembly. तो आपसे पूछ सकते हैं एक नंबर में constituent assembly क्या होती है? जो संविधान को ड्राफ्ट करती हैं एंड दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया? इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट वाज हेल्ड इन जुलाई 1946, इसको अंडरलाइन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव कब हुए थे? 1946 में। इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। इज इट क्लियर? अब सून आफ्टर इट कंट्री वाज डिवाइडेड टू पार्ट। कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान में कंट्री क्या हो गई थी? डिवाइड हो गई थी, ठीक है। एंड वन वाज इंडिया एंड अनदर वाज पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन had 299 members. How many members were there? इसको अंडरलाइन कर लो। There were 299 members. जो जुड़े हुए हैं वो भी अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक्स में। अब हमारा जो संविधान है वो कब अडॉप्ट किया गया है? 26 जनवरी 1949 बुक में दिया, उसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। और हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और हमारा जो संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या किया गया है? लागू किया है। टू मेक दिस डे वी सेलिब्रेट 26 एज अ रिपब्लिक डे। और हर साल हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं बच्चों। लेकिन आपको एक स्टोरी और पता होनी चाहिए कि 26 जनवरी जो वर्ड है वो आज़ादी से पहले इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे यह प्रतिज्ञा ली थी कि 26 जनवरी सन 1930 भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे होगा, और तब से लेकर आज़ादी तक ये इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी। तो उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी की।
26 जनवरी पहले भी सेलिब्रेट होता था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद भी सेलिब्रेट हुआ। आज़ादी से पहले वो क्या कहलाता था? इंडिपेंडेंस डे कहलाता था, और आज़ादी के बाद वो क्या कहलाया? रिपब्लिक डे। इज इट क्लियर? तो हमारी देश के दो राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताओ अभी जो हम बोल रहे हैं, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा गांधी जयंती, गांधी अक्टूबर को जो बनाते हैं, गांधी जयंती इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल हॉलीडे। तो यहाँ पे हम जो दो बेसिक नेशनल हॉलीडे पढ़ रहे हैं, वन इज 15 अगस्त एंड सेकेंड इज 26 जनवरी, दैट इज योर रिपब्लिक डे। इज इट क्लियर? एक बार मैं फिर से थोड़ा सारा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले बच्चों की संविधान सभा होती क्या है? वो लिखित दस्तावेज जिसमें कि संविधान बनाया जाता है उसको हम संविधान सभा कहते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो सदस्य होते थे वो इलेक्टेड होते थे, ठीक है। अब हमारी जो संविधान सभा थी उसके लिए चुनाव किए गए जुलाई 1946 में, और दिसंबर 1946 में ये संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी। लेकिन चूंकि उस समय इंडिया क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इंडिया वाज डिवाइडेड? इनटू टू पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब बनाया जाता है? 14 अगस्त को, और इंडिया का कब बनाया जाता है? 15 अगस्त को। जब ये संविधान बनाया गया तो उसमें कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे उसमें। और हमारा जो संविधान था वो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और तब से हमारा जो इंडिया है वो उसको 26 जनवरी को किस रूप में मनाता है? संविधान सभा जो है वो उसको किस रूप में कहती है? रिपब्लिक डे। किस रूप में मनाते हैं उसको हम? रिपब्लिक डे में। इज इट क्लियर? अब ये है कि why should we accept the constitution made by the more than 6 decades ago? We have already read one reason about it, that it reflect about what? इसने क्या किया था? जो हमारी संविधान सभा थी उसने क्या बोला था? क्या बोला था बेटा? संविधान सभा में जो ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें क्या बातें बोली गई थी? क्या मॉरल वैल्यूज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। तो वो जो था, ये इसका रीजन था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया। सेकंड रीजन वाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली द मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव्स स्कैंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्कड ऑन सिस्टमैटिक वे, ओपन द इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप अंडरलाइन करेंगे हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, नेक्स्ट पेज पर है, इसको अंडरलाइन करेंगे। Who was the chairman of drafting committee? Dr. Bhimrao Ambedkar. Yes, Bhimrao Ambedkar was the chairman of the drafting committee. He drafted the constitution. How many? उसमें underline करो. How many amendments were made in the constitution? 2000. Amendment क्या होता है? Changes, संशोधन होना। तो कितने बार changes हुए? How many? How many times there was changes? About 2000 times it was changed. There was amendments. The members deliberation. Deliberation का मतलब होता है कितनी बार meetings हुई हैं? 114 days over 3 years. जो every document presented and every word spoken in Constituent Assembly had been called Constituent Assembly. ठीक है, रिकॉर्ड जो भी आपका रिकॉर्ड बना है, यानी कि इन 114 मीटिंग्स में सारी मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट किया गया, उनको प्रिजर्व किया गया। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? 114 जो डेलीगेट्स उनको डिबेट्स बोला जाता है, चर्चा बोली जाती है। तो कितनी बार हुई बच्चा चर्चा? 114 times. When printed, these debates were 12 बल्कि वॉल्यूम्स। तो ये जो डिबेट्स हुए थे इनके कितने वॉल्यूम्स बन गए? 12 बल्कि वॉल्यूम्स बन गए थे।
These debates provide the rationale behind every provision of the, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक डॉक्यूमेंट के पीछे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट था. These are used to interpret the meaning of constitution. ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया सब बच्चों को? कोई किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कहाँ से शुरू किया था हमने. 1928 से शुरू किया था. 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? किसने किया था? मोतीलाल नेहरू जी ने इसको ड्राफ्ट किया था. फिर 1931 में कराची रेजोल्यूशन में इसको बोला गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, हाउ इट विल बी लुक लाइक. उसके जो 3 बेसिक मॉरल वैल्यूज थी, पहला था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू एवरीवन, देन एवरी सिटीजन मस्ट बी हैव राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी. ये तो हमने पढ़ लिया था. फिर हमारी संविधान सभा बनी है. संविधान सभा बनी है हमारी इन विच ईयर? 19 जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए थे और फिर दिसंबर 1946 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था. लेकिन चूंकि इंडिया में क्या हो गया था, इंडिया का पार्टीशन हो गया था, इसलिए इसमें जो सदस्य थे, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 299 मेंबर्स वर देयर एंड इट टुक लॉन्ग टाइम टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी क्या आई थी? समस्याएं आई थी. जैसे कि समस्याएं क्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? इंडिया डाइवर्स कंट्री था, बहुत सारे रिलीजन थे वहाँ पे, और पार्टीशन हो गया था. लोग बॉर्डर्स पे जब जा रहे थे तो मारकाट हो रही थी. और क्या था? यस, प्रिंसली स्टेट्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि भाई या तो तुम इंडिया में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान. तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इंडियन लीडर्स के सामने आ रही थी, है ना. इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा है? 2 years 11 months and 18 days. ठीक है, इट कवर्स 2 years 11 months and 18 days इट्स कवर. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो संविधान था वो बनाया गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया. अब हमारी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या थी. इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एट दिस स्टेज लेट अस understand overall philosophy of our constitution. We can do in 2 ways. We can understand by reading the views of some major leaders of a constitution. हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं. या तो हम मेजर जो लीडर्स की जो रीडिंग्स थी उसको पढ़ सकते हैं, बट इन it is equally important to read what the constitution say of own philosophy. This is what the preamble is termed. मैंने आपको बताया था preamble बनाया गया. What was preamble? Preamble was the introduction of our constitution. प्रियम्बल एक पेज है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है हमारा. यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो ना. अब यहाँ पे ड्रीम एंड प्रोमिसेस क्या थे? Some of you may have noticed some name missing from the sketches of maker of the constitution, Mahatma Gandhi. He was not a member of Constituent Assembly. आपसे पूछ सकते हैं who was not the member of Constituent Assembly? महात्मा गांधी. इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Who was not the leader of Constituent Assembly? Mahatma Gandhi was not the leader of Constituent Assembly. ठीक है. Yet there were many members who followed the vision years ago, writing his magazine. अब यहाँ पे मैगजीन का नाम लिखेंगे यंग इंडिया. The magazine written by Mahatma Gandhi was Young India in 1931. He had spelled out what he wanted the constitution to do. उन्होंने क्या लिखा था उसमें? I shall strive for a constitution which will realize from India all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it was their country, in whose मतलब ऐसा संविधान होना चाहिए जिसमें जनता कहे कि ये मेरा देश है. तो जो गांधी जी थे वो गरीब लोगों के लिए क्या करना चाहते थे? काम करना चाहते थे उनके इफेक्टिव वॉइस से. एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो क्लास, नो लो क्लास. तो उन्होंने कहा कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए. किसने बोला था ये? गांधी जी ने. कि जो संविधान बनेगा उसमें सभी लोग एक बराबर है, कोई भी पुअर नहीं होगा. मैं पुअर लोगों के लिए काम करूंगा, ना तो हाई क्लास होगी और ना ही लो क्लास होगी. ठीक है. एंड इंडिया इन ऑल कम्युनिटीज शैल परफेक्ट हार्मनी. तो सारों को उसमें हार्मनी मिलनी चाहिए. देयर कैन बी नो रूम इन सच इंडिया कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी. उन्होंने कहा अनटचेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए. किसने बोला था ये? महात्मा गांधी जी ने बोला था. सच इंडिया कर्स फॉर अनटचेबिलिटी एंड इनटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. तो यहाँ पे ना तो
ड्रग्स होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे शराब होनी चाहिए. वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट एंड मैन. आई विल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. मुझे कुछ और नहीं चाहिए. किसने बोला ये? महात्मा गांधी जी ने. अपनी कौन सी बुक में? Young India. In which year it was published? It was published in 1931. Is it clear? This stream of India has now eliminated inequality as shared by Dr. B.M. Ambedkar. तो इस जो अनटचेबिलिटी वाली बात कही गांधी जी ने कि अनटचेबल्स नहीं होने चाहिए, इट वाज शेयर्ड एंड सपोर्टेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. हु वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कौन थे? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, who played a key role in making the constitution, but he had not different understanding of inequality could remove. He often criticized Gandhiji and his vision. Who, अब यहाँ पे पूछ सकते हैं, who criticized Gandhiji vision? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, इसको अंडरलाइन करेंगे. Who criticized Gandhiji vision? फिर यहाँ पे 26 जनवरी 1950 आपको सबको पता है. यहाँ पे सबके ना वो दिए हुए हैं आपके इसमें, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, जीवनियाँ दी हुई हैं. के एम मुंशी का नाम देख रहे हो आप, कन्हैया लाल मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी. ये कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन थे? कोई पढ़ेगा? अंकित पढ़ो. हाँ, बैठ जाओ. तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ. हु इज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? श्याम प्रसाद मुखर्जी. ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है. ऐसे सबसे पहले ऊपर चलते हैं हम. अब कन्हैया लाल क्या है? फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. कन्हैया लाल. के एम मुंशी किसके फाउंडर है बेटा? स्वतंत्र पार्टी के. भीमराव अंबेडकर फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. Bhimrao Ambedkar was the founder of Republican Party of India. Shyamlal Mukherjee was the founder of Bharatiya Janasangh. Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India. अब यहाँ पे रेड कलर में, पिंक कलर में लिखा है ट्रायस्ट विद डेस्टिनी. इसको अंडरलाइन करेंगे. इट वाज द बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. ट्रायस्ट विद डेस्टिनी क्या है? was the book written by Pandit Jawaharlal Nehru. Then Sarojini Naidu, Governor of Uttar Pradesh. Who was Sarojini Naidu? Governor of Uttar Pradesh. Then Somnath Lahiri, member of West Bengal Legislative Assembly. Is it clear to all of you? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? इसमें से आपसे एक एक नंबर में बच्चे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वो बलदेव सिंह ऊपर ही दिया हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट. अब आपको क्या काम करना है? सबके नाम लिखने हैं ऊपर पेज पे, पेज 25 पे बेटा, पेज 25 पे. बलदेव सिंह मिल गया. अब आपका होमवर्क क्या है? आपको सारे लीडर्स के नाम लिख लेने हैं और कौन क्या है वो उनके आगे लिखना है ना. एक बार रिपीट करते हैं. बलदेव सिंह क्या है? पढ़ो जरा. डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे के एन मुंशी क्या है? फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी. नाम लिखेंगे इधर उधर उनका, आप बताएंगे उन्होंने क्या किया है. ठीक है. देन भीमराव अंबेडकर, फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. और इसके आगे डैश करके ये भी लिखेंगे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. समझ आ गया? दो चीजें लिखनी है किसके आगे? भीमराव अंबेडकर के. पहली चीज क्या लिखोगे? ही वाज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. सेकंड क्या लिखोगे? ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर श्याम सुंदर प्रसाद क्या है? श्याम प्रसाद मुखर्जी क्या है?
फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ। देन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। देन सरोजिनी नायडू जी क्या है? शी वाज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। सोमनाथ लहरी जी क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। महात्मा गांधी जी की बुक का नाम क्या है? यंग इंडिया, 1931 में पब्लिश हुई। देन पंडित जवाहरलाल जी की बुक का नाम क्या है? ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब हम चल रहे हैं प्रियम्बल की ओर। व्हाट वाज प्रियम्बल? आई टोल्ड यू, प्रियम्बल वाज अ इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम कोई भी बुक, आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ इंट्रोडक्शन होता है। तो हमारी प्रियम्बल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? हमारा प्रियम्बल। हिंदी में बोलते हैं उसको हम प्रस्तावना। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व इनटू, तो यहाँ पे आप पेज नंबर, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity in our constitution 26th day of November। इसमें क्या हुआ था? 26 डे ऑफ नवंबर को 1949 में हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था। एंड एनेक्ट कब हुआ है? 26 जनवरी 1960 को। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपकी बुक में सब टर्म्स दे रखी हैं। सॉवरेन क्या होता है? मैंने आपको समझा चुकी हूँ। वैसे सॉवरेन क्या होता है? नो एक्सटर्नल पावर इन इंडिया, भारत में कोई भी विदेशी शासन नहीं होगा, है ना। देन सोशलिस्ट क्या होते हैं? वेल्थ इज सोशली जनरेटेड, सब बराबर है और वो सबके बीच में बंटनी चाहिए। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर या ओनरशिप पे सबका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। ये क्या हो गया? सोशलिस्ट हो गया। सेकुलर का मतलब क्या होता है? एवरी रिलीजन हैज राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। फिर डेमोक्रेसी क्या होगी? डेमोक्रेटिक क्या? पीपल हैव राइट टू वोट, देन सो दैट दे कैन चूज देयर, they choose their representative and that representative will form the government। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? देन रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड वन, है ना। जैसे कि तो प्रेसिडेंट हेरिडिटी नहीं होगा बेटा, आपकी वर्ड में एक हेरिडिटी को अंडरलाइन करेंगे, एक वर्ड आएगा हेरिडिटी। रिपब्लिक में देखो, रिपब्लिक में एक वर्ड आएगा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, यानी कि अगर पिता है, पिता के बाद उसका बेटा गद्दी पर आएगा। तो जो रिपब्लिक है ऐसा नहीं है। तो जो हेड होता है कंट्री का वो क्या होता है? इलेक्टेड वन। तो इंडिया का प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड वन है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है? रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फिर जस्टिस का मतलब क्या होता है? कि सबको बराबरी का जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। नोबडी शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है। देन लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। देन इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी क्या हैं? एक बराबर हैं। ठीक है। देन फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना होना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम सबको एक फैमिली की तरह है हम लोग। ठीक है। कौन लोग? इंडिया के सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया आर जस्ट द फैमिली मेंबर्स। ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हमारी कंट्री में ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है बल्कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी हैं। मच ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट, इसको अंडरलाइन करेंगे, लास्ट पेज पे जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट merely a statement of values and philosophy, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements। तो केवल एक जगह लिख दी नहीं गई बल्कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं बेटा।
तो इंस्टीट्यूशन जो अरेंजमेंट्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, समझ गए। इंस्टीट्यूशन को का जो काम है वो क्या करना होगा कि जो संविधान जो लिखा गया था पहले, कब लिखा गया है 1940 से में लगा लो, है ना, तो वो जो संविधान लिखा है तो वो वैसा ही नहीं रहेगा, उसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस कौन करता है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। समझ आ गया, समझ आ गया बेटा, ओके। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट है। हमने पहले अपार्थाइड पता है आपको, डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, क्या होता है क्लॉज, क्या होता है अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे क्लॉज बाय क्लॉज, मान लो कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसमें पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज, सेक्शन में डिवाइड होना। कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन में डिवाइड होता है उसको क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता है क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव दैट राइट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है सबको मालूम है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न। आप ये भी लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, संविधान नियमों का संकलन है जिसमें देश, जिसके द्वारा देश का शासन चलाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, whenever there is change in constitution made by the supreme legislative body is called constitution amendment। फिर ड्राफ्ट क्या होता है, अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी कानूनी दस्तावेज बनने से पहले जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, इसको ड्राफ्ट किया जाता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स बनाए तो इसलिए उनको क्या कहा गया, हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। संविधान बनने से पहले क्या होगा, उसको ड्राफ्ट किया गया होगा, उसको बनाया गया होगा, तो वो क्या है, इट इज ए प्रिलिमिनरी वर्जन, पहला डॉक्यूमेंट्स बनने से पहले जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, ठीक है। फिलॉसफी क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रियम्बल क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रियसन क्या होता है, द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट टू विच द अलायंस। इसमें टियरसन कौन हुए थे, उन पे क्या, किसको बोला गया था, नेल्सन मंडेला जी को तड़ी पार कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था कि उन्होंने अटेम्प्ट किया गवर्नमेंट को तोड़ने का, ठीक है। द पर्सन, ऑफेंस मतलब गलती, वो गलती करना कि संविधान को तोड़ने का, गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास करना। तो वो इल्जाम किस पे लगाया गया था, नेल्सन मंडेला पे, जब उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ क्या उठाई थी, आवाज उठाई। इज इट क्लियर। देन टेररिस्ट मतलब a meeting or a meeting place that has been agreed upon। ये टेररिस्ट किसने बनाया है, टेररिस्ट ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, इसको रीराइट करना है, इसको सॉल्व करेंगे खुद, वैसे मैं सॉल्यूशन भेज दूंगी आपकी क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट है और इसके नोट्स आपको वो क्लास में मैं भेज दूंगी। इज इट क्लियर। तो चाहे हो चैप्टर समझ में आया, अच्छे समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, लॉन्ग आंसर्स नहीं करने हैं, जो आपको मैं भेजूंगी उसमें से 1-1 बांट के आंसर्स कर लेना, समझ आ गया। जो आपको मैं नोट्स भेजूंगी उसमें से, ये मैंने टिक भी करा रखे हैं, अब तो आप बुक से भी कर सकते हो, है ना। तो बुक से आप टिक मार्क करके क्या करोगे, उन नोट्स को लिखोगे। इज इट क्लियर, ओके। हाँ बेटा कर लो तो अच्छा है, ठीक है ना। 1-1 मार्क्स का तो केवल इसलिए कह रही हूँ कि यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आ जाएगा ना हमारे पास।